हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो हमारा वेक्टर सीरीज चल रहा था। इनफैक्ट वेक्टर्स मैंने पूरा फिनिश कर दिया है। ओके। और आज जो है हम जो डिस्कस करेंगे नीट और जेई लेवल के जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर हम बात करेंगे। और वो प्रॉब्लम जो होगा वो मिसलेनियस टाइप का होगा। मिसलेनियस इन द सेंस कि आपका प्रॉब्लम का सीक्वेंस नहीं रहेगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम आपका लेट अस कंसीडर वेक्टर एडिशन से मैं पहले दे दूंगा, फिर उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कंपोनेंट हो सकता है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ठीक है। उसका रीज़न ये है कि एग्जाम्स में आपका जो क्वेश्चंस होता है वो पूरा मिसलेनियस ही टाइप का होता है, इसलिए हम उसको उसी टाइप से यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों ने भी वो प्रीवियस सीरीज़ को नहीं देखा है प्लीज़ उसको देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अभी कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं और आप अपना कलम और नोटबुक निकाल लीजिए, फिर प्रॉब्लम करते हैं साथ में। तो पहला वाला जो हमारा प्रॉब्लम है वो क्या है कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलोंग एक्स एक्सिस आफ्टर 3 मीटर इट टेक्स राइट एंड मूव अप टू 4 मीटर। राइट। तो पहले वो फिगर बना लेते हैं कि एक हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। समझ में आ रहा है। तो पहले एक चीज़ बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग ये 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है। और फिर उसके बाद से बोल रहा है कि आफ्टर टेकिंग 3 मीटर डिस्टेंस इट मूव्स अलोंग, आई मीन इट टेक्स राइट एंड देन मूव अप टू 4 मीटर। तो मतलब ये राइट ले रहा है टर्न, फिर उसके बाद से 4 मीटर आपका ट्रैवल कर रहा है। तो फिर उसके बाद से इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना चला है, ये 3 मीटर, वाई डायरेक्शन में आपका कितना चला है 4 मीटर। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा 3 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है। और फिर उसके बाद से आपका कितना है 4 मीटर अलोंग कितना, एक्चुअली वाई एक्सिस में नहीं है, ये किस में है, ये आपका माइनस वाई एक्सिस में है। तो वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हमारा जो यूनिट वेक्टर आता है वो जे, एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आपका आई, इसका मतलब माइनस वाई के करस्पॉन्डिंग माइनस जे हो जाएगा। सो इट इज माइनस जे। इसका मतलब इसी को हम लिखेंगे जस्ट इट इज ए 2 वेक्टर, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका ये वाला वेक्टर होगा। सो दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इसका मतलब 3 मीटर आई प्लस 4 मीटर जे एंड दैट इज इक्वल टू 4 मीटर ऑफ कोर्स माइनस जे। सो दिस इज द let us consider this point as basically, I mean let us consider this is r vector. So r vector is equal to 3m plus 4m minus j। इसका मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, it is 3i minus 4j into ये आपका मीटर में होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा वेक्टर हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। ये तो वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड मॉड आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आप जानते हैं क्योंकि ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है, इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज 5। इसका मतलब जो मॉड आर होगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया। दूसरा वाला क्वेश्चन है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर। ठीक है। और क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और एंगल विथ एक्स एक्सिस। मतलब आपका एक फिगर दिया है जिसमें किसी पार्टिकल के या किसी भी चीज़ का जो लोकेशन है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये 2 3 है। इससे करस्पॉन्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर कैसा होगा, जस्ट ओ को हम इस पॉइंट से जोड़ देंगे, ये आपका एक पोजीशन वेक्टर दे देगा। तो ये पोजीशन वेक्टर को आप कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था कि इस पोजीशन वेक्टर को ओ ए वेक्टर होगा इसका पोजीशन वेक्टर। सो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखें कि ये पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स डायरेक्शन में चली गई दूरी, और जो दूसरा वाला होता है वाई डायरेक्शन में चली गई दूरी होती है। तो एक्स डायरेक्शन में कितना, ये 2 है, 2 यूनिट अलोंग एक्स डायरेक्शन और 3 यूनिट अलोंग जे डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, और इसको ऐड कर। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। सो ये हमारा होगा इसका पोजीशन वेक्टर, जिसको यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये आर वेक्टर है। सो दिस इज आर वेक्टर। ठीक है, ये हमारा हो गया आर वेक्टर। फिर उसके बाद से क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। इसी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, मतलब क्या निकालना है हमें, आर कैप इस बार निकालना है। सो व्हाट इज आर कैप, सो इट इज आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। तो कितना हो जाएगा, इट इज 2i प्लस 3j डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 2i प्लस 3j डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 दैट इज 13 स्क्वायर रूट में। सो मॉड आई मीन जो यूनिट वेक्टर होगा इसका इतना हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि हमें क्या और क्या क्या निकालना है, कंपोनेंट अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन।
इसी वेक्टर का जो कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, वाई डायरेक्शन में क्या होगा। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स डायरेक्शन में किसी भी, देखिए ऑलरेडी वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, एक्चुअली यही कंपोनेंट हो जाएगा, कितना 2, और ये वाई डायरेक्शन में जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका जो सेकंड वाला है दैट इज 3। अगर इस वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट वो Rx है, सो Rx इज इक्वल टू एक्चुअली ये 2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद से इसी का y डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर Ry है, सो Ry इज इक्वल टू ये 3 यूनिट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि x डायरेक्शन में जो है और y डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। फिर उसके बाद से पूछ रहा है कि एंगल विथ x एक्सिस, ठीक है, एंगल कितना होगा x एक्सिस से। तो ये जो वेक्टर होगा वो वेक्टर x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, सो दिस इज द एंगल, मान लेते हैं थीटा है, सो tan थीटा, चूंकि ये या आपका ऑफ कोर्स ये बड़े आराम से निकाल सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, सो परपेंडिकुलर इज बेसिकली 3, बेस इज इक्वल टू 2, सो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 3/2। जो हमारा कन्वेंशनल फार्मूला होता है इसको हम उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि tan थीटा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा से, ठीक है। तो अब तीसरा वाला प्रॉब्लम देखते हैं। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन 2 3 4, फाइंड द पोजीशन वेक्टर मैग्नीट्यूड कंपोनेंट अलोंग xyz। तो ये एक्जैक्टली प्रॉब्लम नंबर 2 की तरीके से है। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉब्लम 2 और 3 में फर्क क्या है। आप देखें कि यहाँ पे आपका दो कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 and 3, यहाँ पे आपका कितना कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 3 4 दिया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऑफ कोर्स ये जो है आपका 2 डायमेंशनल वेक्टर, मैंने बताया था कि अगर आपका दो कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है यहाँ पे 2 3, जैसा कोई भी xy, तो ये हमेशा 2 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, अगर 3 दिया है तो 3 डायमेंशन को, 4 दिया तो 4 डायमेंशन, 5 दिया तो 5 डायमेंशन, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद से पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन। अब इसके लिए केस में क्या करेंगे, यानी कि ये जो होगा आपका ऐसा होगा, और यहाँ पे मान लेते हैं x है, ये y है, एंड दिस वन इज z, एंड इट इज 2 3 and 4, तो पोजीशन वेक्टर उस केस में हम बोल देंगे, मान लेते हैं r वेक्टर है, सो r वेक्टर इज गिवन बाय x डायरेक्शन में क्या है, x जो कोऑर्डिनेट होगा कितना है 2, सो इट इज 2y, y वाला कितना है 3j, और k वाला कितना है 4k। ये आपका सारे वेक्टर्स हो गए कि नहीं हो गए, अभी 2y 3j और 4k जस्ट इनको ऐड कर देना है, तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। फाइंड द पोजीशन वेक्टर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा भाई, तो मैग्नीट्यूड जो होगा r वेक्टर का मॉड स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 4 + 9 + 16, और ये कितना हो जाएगा आई थिंक 29, तो स्क्वायर रूट ऑफ 29, ठीक है। और कंपोनेंट अलोंग xyz, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। एक्चुअली इस वेक्टर का जो कंपोनेंट है x डायरेक्शन में 2 है, y डायरेक्शन में 3 है, और z डायरेक्शन में 4 है। अगर आप ax y z लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो कि ax जो होगा इसका मतलब आई मीन rx, अगर इसको हम rx ry rz लिखेंगे कंपोनेंट को, तो rx इज इक्वल टू 2, ry इज इक्वल टू 3 एंड rz इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। देखिए ये मैं जो प्रॉब्लम करा रहा हूँ ऑफ कोर्स ये पूरा का पूरा जो हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जस्ट उसी के बेस पे है, ठीक है। तो इसीलिए मैं वो रिकमेंड करूँगा कि आप लोग हमारा जो मतलब जो वीडियो है, पिछला जो वीडियो जिसमें ये सभी एक्सप्लेन किया गया है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का एडिशन, कंपोनेंट, यूनिट वेक्टर्स, इसको बहुत ही डीपली हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है वहाँ पर। उस चीज़ को आप वहाँ से कर सकते हैं, फिर उसके बाद से आप इस प्रॉब्लम पर आइए, और जिनका ऑलरेडी क्लियर है तो वो जो है डायरेक्ट इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 4 के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो प्रोजेक्शन के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया था कि जैसे कि प्रोजेक्शन क्या होता है, तो ये जस्ट ए डॉट बी वाला हम बात करें कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज ए बी कॉस थीटा, राइट। और यहाँ पे अगर हम बात करें, आप b को इधर ट्रांसफर कर दो तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू a cos थीटा। अब एक बात बताइए, a cos थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे a वेक्टर है और यहाँ पे आपका b वेक्टर है, तो a cos थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर इनके बीच का एंगल थीटा हुआ तो a cos थीटा रिप्रेजेंट करेगा कि कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग b वेक्टर डायरेक्शन। इसका मतलब a cos थीटा जो है कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग b डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा एक्चुअली a cos थीटा, और a cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, इट इज a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय b मॉड b, राइट, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b, और b वेक्टर अपॉन b क्या होता है, इट इज ए यूनिट वेक्टर। सो किसका, a वेक्टर डॉट b कैप। इसका मतलब आंसर आप देख सकते हैं कौन सा होगा, a वेक्टर डॉट b कैप, दैट मींस फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। द यूनिट वेक्टर ऑफ b अलोंग द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ b वेक्टर अलोंग b डायरेक्शन क्या है। तो ये बेसिकली यही पूछ रहा है कि b कैप क्या होगा। सो b कैप इज इक्वल टू b वेक्टर अपॉन मॉड b वेक्टर। सो दिस इज द आंसर, यही हमारा यूनिट वेक्टर है, राइट। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है कि द यूनिट वेक्टर अलोंग i प्लस j डायरेक्शन इज। हाँ, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा मजेदार है कि i, देखिए i प्लस j क्या है, i एक यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j एक यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। लेकिन i प्लस j क्या यूनिट वेक्टर होगा, दो यूनिट वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या तीसरा भी जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो यूनिट वेक्टर होगा, जरूरी नहीं है। यूनिट वेक्टर होने का मतलब क्या है कि उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका जो मैग्नीट्यूड हो वो 1 हो, ठीक है। अब आप एक चीज़ बोलेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे i प्लस j है,
दो वेक्टर को देखिए, भले से वो यूनिट वेक्टर तो है, तो क्या हुआ, वो पहला तो वेक्टर ही है, तो दो वेक्टर को जब हम ऐड कर देते हैं तो तीसरा जो चीज़ आता है वो भी एक वेक्टर आता है। तो पहले मान लेते हैं कि i प्लस जे को आपने ऐड किया, तो मान लेते हैं कि ये आपका लेट अस कंसीडर इट इज ए सी वेक्टर आ गया, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे है, ठीक। तो मुझे क्या पूछ रहा है कि द यूनिट वेक्टर अलोंग आई प्लस जे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यूनिट वेक्टर अलोंग सी डायरेक्शन पूछ रहा है हमको, सी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो सी वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज सी कैप इज इक्वल टू क्या, मॉड, आई मीन सी कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन मॉड सी वेक्टर, राइट, ये हो जाएगा। तो सी वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ सी कैप, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जे स्क्वायर। और आपको पता है कि ये यूनिट वेक्टर का स्क्वायर है, यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर उसके बाद से जे भी एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आई प्लस जे डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू आई प्लस जे बाई अंडर रूट 2। तो इसमें से देख लें कौन सा आंसर होगा, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद से नेक्स्ट कुछ और प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर ले सकते हैं आप, फिर मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 7 है, इफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, 3 हो इज 60 डिग्री, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट विल बी। तो क्या होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। 2 एक आपका ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 2 है, और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है आपका 3 है, और इनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। इसका मतलब हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एक्चुअली पूछ रहा है, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ एंगल दैट इज 60 डिग्री। और cos 60 की वैल्यू जो होती है 1/2, बेसिकली cos 60 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी। तो ये कितना हो जाएगा 4 + 9 + 6, और 4 + 9 + 6 जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 19। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है प्रॉब्लम नंबर 8 पे, अगर हम बात करें, इफ a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। a और b के बीच का एंगल निकालना है, लेकिन ये कंडीशन आपका दिया हुआ है। तो ये अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे a प्लस बी अगर c वेक्टर के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो c जो है a और b का रिजल्टेंट ही है, तो इसका जो है अगर हम मैग्नीट्यूड बात करें अगर इसका, तो c का मैग्नीट्यूड यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, लेट अस कंसीडर c है, तो c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a b कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, तो यही तो निकालना है हमें, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर स्क्वायर इसको हम कर दें तो ये एक्चुअली यही हो जाएगा कि हमारा कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। और आपको पता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो आपका सी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर सी स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से क्या निकलेगा हमारा कि 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब बात आती है कि 2ab cos थीटा अगर 0 है, दिस इम्प्लाइज cos थीटा जो है वो 0 डिग्री, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि हमारा दोनों वेक्टर जो होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ऑफकोर्स आपको पता है कि ये एक्चुअली परपेंडिकुलर वाला ही कंडीशन दिया हुआ है, राइट। लेकिन एक बात है, जस्ट मैं एक चीज़ मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, देन cos थीटा की वैल्यू हमने 0 कर दिया। वाई नॉट, ये भी तो हो सकता है ना, प्रोडक्ट ऑफ इसको 1 मान लीजिए और इसको सेकंड वाला, तो इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे होता है कि x इंटू वाई अगर 0 है तो दिस इंप्लाइज आइदर x 0 होगा और y 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने cos थीटा को 0 क्यों नहीं बोला, तो यहाँ पे इसका आंसर है 2 इंटू वाई। अगर हम बात करें अगर 0 है तो आप डायरेक्ट लिखते हो कि y इज इक्वल टू 0, क्यों नहीं लिखते हो कि मतलब 2, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं कि y इज इक्वल टू 0 क्योंकि 2 जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, यानी y मस्ट बी 0। उसी तरीके से ये जो है a और b जो है एक्चुअली वो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, इसका मतलब ये 2ab जो होगा वो नॉन जीरो होगा, इसका मतलब cos थीटा मस्ट बी 0, इसका मतलब थीटा जो है 90 डिग्री, ठीक है। जस्ट ऐसे ही समझा रहा था। प्रॉब्लम नंबर 9 है, ए मैन मूव्स टूवर्ड्स 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर, तो पहले आप नॉर्थ साउथ बना लो आप। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मान लेते हैं नॉर्थ है, ये मान लेते हैं आपका ईस्ट है, ये मान लेते हैं वेस्ट है, और ये मान लेते हैं साउथ है, ठीक है। तो मैन मूव्स टूवर्ड्स 3 मीटर नॉर्थ 4 मीटर ईस्ट, पहले 3 मीटर नॉर्थ में जा रहा है,
3 मीटर कहाँ जा रहा है, जैसे ये नॉर्थ साइड है, 3 मीटर आपका नॉर्थ में जा रहा है, ठीक। फिर उसके बाद से 4 मीटर ईस्ट में, तो 3 मीटर नॉर्थ में गया, 4 मीटर आपका ईस्ट में गया। फिर उसके बाद से एंड फाइनली 5 मीटर टूवर्ड्स 37 डिग्री फ्रॉम साउथ वेस्ट, एक्चुअली साउथ और वेस्ट में जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साउथ और वेस्ट जो होगा एग्जैक्टली यही डायरेक्शन होगा, साउथ और वेस्ट, ठीक है। तो साउथ और वेस्ट का जो डायरेक्शन होगा ये हो रहा है। तो बोल रहा है यहाँ के बाद वो जो है साउथ वेस्ट में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में, एक्चुअली आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है वो, और वो कितना 5 मीटर। तो यहाँ पे आप एक चीज़ बताओ कि जब एग्जैक्टली वो, ऑफकोर्स ये एंगल जो होगा वो 37 डिग्री ही होगा, आप निकाल सकते हैं। तो ये जो होता है, ये आपका 3 मीटर चला था, ये 4 मीटर चला था, ये आपका देख सकते हो कि एक राइट एंगल बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब 5 मीटर से चला जाएगा तो ओरिजिन पे ही पहुंच जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से चला था और फिर उसके बाद से घूम के ओरिजिन पे ही आ गया है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा वो पाथ कवर्ड आपने कितना किया उस पर मैटर नहीं करता है, वो फाइनल और इनिशियल पोजीशन, इनिशियल आपका जो पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब यहाँ से ओरिजिन से आपने चलना स्टार्ट किया, डायरेक्ट आप ओरिजिन पे आ गए, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आपका 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट जो आंसर होगा वो क्या होगा, इट इज़ 0, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 10 है। प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है कि द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी, द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट, कि क्या होगा ये बताइए। ए क्रॉस बी डॉट ए, यहाँ पे ए क्रॉस बी डॉट ए इज व्हाट, तो क्या ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा अगर हो गया, इसका मतलब ए स्क्वायर बी साइन थीटा, क्या ये हो सकता है, जरा सा सोचिए तो कि क्या ए स्क्वायर बी साइन थीटा हो सकता है। तो आंसर है कि ये नहीं हो सकता है। उसका रीज़न, एक्चुअली सबसे बड़ा रीज़न क्या है, ए क्रॉस बी जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो कितना, वो किधर होगा। सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन एक्चुअली ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर हमारा इधर है, तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमारा क्या हुआ, इस साइड में हुआ। और उसका जो है, देखिए यहाँ पे जब बात करेंगे आप कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन हुआ, देखिए यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा ऑफकोर्स वो ए स्क्वायर बी साइन थीटा आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि वो जो डायरेक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन है, वो डॉट प्रोडक्ट है, उसमें प्रॉब्लम है। जैसे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अगर आप बात करें तो इट इज ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है कि नहीं होता है, एन कैप। और एन कैप क्या है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, इसका मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। और इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ है एक ए वेक्टर के साथ। ए वेक्टर जो है वो आपका इसी प्लेन में है और एन कैप जो है इससे परपेंडिकुलर है। तो आप देखिए एन कैप का जो डायरेक्शन है वो ये है और ए वेक्टर ये है। ए वेक्टर और एन कैप का बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। इसका मतलब जब आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आपने लेके रखा है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए बी साइन थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन और ए कॉस ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल दैट इज 90 डिग्री और कॉस 90 की वैल्यू 0। तो पूरा मिला करके इसको ये 0 कर देगा। सो दिस इज ए 0। समझ में आ रहा है। नो इट इज, ये जो है एक्चुअली एंगल बिटवीन नहीं है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी डॉट ए कितना होगा, ठीक है। तो ये जो होगा वो 0 के बराबर होगा, राइट। तो अब प्रॉब्लम नंबर 10, आई थिंक 10 नहीं है, ये प्रॉब्लम नंबर 11 है। सो इसको हम 11 बात करते हैं। इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा। ये काफ़ी सिंपल है, जस्ट फॉर्मूला ही बेस्ड है। तो क्या होगा ये बताइए। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी देन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, इट इज़ ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। लेकिन हमें मॉड पूछा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका मॉड लेना होगा। मॉड मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए। सो इसका मॉड जो है वो ए बी साइन थीटा ही है। तो ए बी साइन थीटा दैट मीन्स दिस इज द आंसर, राइट। नाउ अब एक प्रॉब्लम 11 एंड दिस वन मस्ट बी 12। तो हमारा ये प्रॉब्लम है कि लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी देन मॉड सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए वेक्टर। क्या ऐसा होगा, इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लेट अस कंसीडर दिस इज ए वेक्टर और ये मान लेते हैं कि यहाँ से ये वाला जो है हमारा बी वेक्टर है।
सो उस केस में जो सी वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, तो सी वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा, इट इज जस्ट अलोंग ए डायरेक्शन होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि 180 डिग्री है, तो इसका मतलब जो सी का जो डायरेक्शन होगा वो इतना। और अगर ये मान लेते हैं जस्ट कंपेयर करने के लिए, मतलब जस्ट एक एग्जांपल है, अगर ये 1 यूनिट है और ये मान लेते हैं 3 यूनिट है, तो जो सी होगा वो 2 यूनिट के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ये जो सी होगा वो आपका एक ही डायरेक्शन में होगा लेकिन आपका 2 यूनिट के बराबर होगा। तो C का जो यूनिट आ गया, C जो है वो कितना है, 2 यूनिट का है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये जो C है वो आपका A से छोटा ही है इस केस में। तो यहाँ पे जो चीज़ बोल रहा है ऑलवेज ग्रेटर देन, तो ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरा, अब ओके इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, C वाला आप देखें, C इज ऑलवेज इक्वल टू A प्लस बी। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि क्या C की वैल्यू हमेशा आपका C इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये वेक्टर समेशन है, C इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो क्या C इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, क्या ये चीज़ ज़रूरी है, ये भी चीज़ ज़रूरी नहीं है। वेक्टर में ये क्या, देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया है, यहाँ में जो हो रहा है वो हो रहा है कि ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड, ऐसा है, समझ में आ रहा नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है एक्चुअली, ये वेक्टर नहीं है। जैसे कि अगर आपका A का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है और B का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि अगर 3 है, तो C का जो मैग्नीट्यूड होगा ज़रूरी नहीं कि वो 5 के बराबर हो। वेक्टर समेशन में ये ज़रूरी नहीं होता है कि अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों मतलब इंडिविजुअल वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड हो उसको हमेशा ऐड ही किया जाए। तो उसका रीज़न वो एक्चुअली वो तब हो सकता है जब आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तब जाकर के वो आपका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलेगा। अदरवाइज क्योंकि अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि वेक्टर का जो सम होता है वो हमेशा उसके डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो इसका मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा। वी वेक्टर इधर है, इसका मैग्नीट्यूड अलग इधर है, मैग्नीट्यूड अलग इधर है, मैग्नीट्यूड अलग इसी डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड अलग। तो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड कब मिलेगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। यानी कि तो सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, ये ज़रूरी नहीं है, ऑलवेज इक्वल टू नहीं हो सकता है। उसका रीज़न आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कि ये जो है आपका मान लेते हैं कि यहाँ पे A जो है आपका 3 यूनिट है, B जो है आपका 2 यूनिट है, लेकिन A प्लस बी जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो आपका 1 यूनिट के बराबर हो रहा है इसलिए। तो क्या ये 3 + 2 = 1 तो नहीं है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये नहीं होगा हमेशा। ये कब इक्वल होगा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। अब D वाला, C इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी, और ये भी हाँ ये भी सही बात नहीं है कि C नेवर इक्वल टू, ये हो भी सकता है जब A और B का जो डायरेक्शन है वो सेम हो। जब डायरेक्शन सेम होगा तो C A + B के बराबर होगा। तो इसका मतलब आपके पास केवल ये बचा ऑप्शन बी वाला, इट इज पॉसिबल टू हैव mod C इज लेस देन A। यस, mod C इज लेस देन A, अभी देखा mod C इज लेस देन B भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ें हो सकती है। जैसे हमने इसके केस में देखा कि अगर A वेक्टर आपका इधर है, B वेक्टर अगर इधर है, तो जो C होगा वो इतना बड़ा होगा। तो C जो होगा वो A से छोटा भी हो सकता है। ये A वेक्टर था, ये C था, ये B था। C जो है A से छोटा भी हो सकता है। इसका मतलब जस्ट इसी को उल्टा कर दें, इसको B वेक्टर मान लें, इसको A वेक्टर मान लें, तो C जो है वो B से भी छोटा हो सकता है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबल है, इसीलिए बोल रहा है कि ये पॉसिबल। अगर यहाँ पर भी बोलता है बोलेगा कि इट ऑलवेज सेटिस्फाई दिस रिलेशन, सो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हर एक केस में नहीं होगा ये। तो फिर उसके बाद से हम एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे कि ये 13 होगा, ए वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मल्टीप्लाइड बाय स्केलर। स्केलर से अगर किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या चीज़ चेंज हो जाता है, एक्चुअली वेक्टर ही चेंज हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। ऑफकोर्स डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाने से वेक्टर चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद से रोटेटेड बाय एन आर्बिट्री एंगल, किसी भी वेक्टर को आपने एक आर्बिट्री एंगल से रोटेट कर दिया तो आपका वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया। हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि जब दो वेक्टर या वेक्टर इक्वल्स तब होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक साथ इक्वल हो, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल नहीं है, जैसे कि मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मान लीजिए कि ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं होने की वजह से ये इक्वल नहीं होगा। समझ में आ रहा है। और अगर मान लेते हैं कि डायरेक्शन इक्वल है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो भी वेक्टर जो होगा इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय ये सही नहीं हुआ। फिर रोटेटेड बाय एंगल, इससे डायरेक्शन चेंज हुआ, इससे मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। डॉट प्रोडक्ट विथ अनदर वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट विथ अनदर वेक्टर मतलब जैसे ए वेक्टर आपके पास था, इसका डॉट प्रोडक्ट विथ अनदर वेक्टर आपने लिया, लेकिन यूनिट मैग्नीट्यूड से आपने लिया। तो यार यूनिट मैग्नीट्यूड से अगर डॉट प्रोडक्ट ले तब तो सही हो जाना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि यूनिट वेक्टर से कर रहे हैं। क्या होगा,
तो हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि यार ये जो है आपका एक आपका यूनिट वेक्टर से कर रहे हैं, और यूनिट वेक्टर से ये डॉट प्रोडक्ट आप करोगे तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर होता है, वो वेक्टर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ए वेक्टर इज नॉट चेंज, यानी कि आपका वेक्टर ही रहना है हर हाल में। तो ये तो आपका क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसका मतलब ये सी नहीं होगा। और हाँ, तो लास्ट वाला क्या है, स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई वेक्टर अगर आपका स्लाइड करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये स्लाइड कर रहा है आपका, सो दिस इज द सेम वेक्टर, मतलब ये वेक्टर आपका, ये वेक्टर स्लाइडिंग केस में होता है। और एक ट्रांसलेशनल मोशन, मैंने शायद बताया था किसी लेक्चर में कि अगर वो वेक्टर ऐसा ट्रांसलेशनली भी अगर मूव कर रहा है, देखिए ऐसा करके भी मोशन करने में ये ट्रांसलेशन मोशन है, ये वेक्टर इक्वल है, हमेशा इक्वल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे ये वेक्टर है, सो दिस वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल एवरी पॉइंट, क्योंकि आप देख सकते हो कि हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन भी सेम है इसका। समझ में आ रहा है? तो ये वेक्टर हो जाएगा। तो ये कुछ और प्रॉब्लम का सेट है। मेरे ख्याल से कुछ देर पहले ये जो है ये चीज़ हमने प्रॉब्लम शायद वहाँ पे लिखा हुआ था। तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर होगा तो उस केस में एक्चुअली ये ए बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लीज़ थोड़ा सा माइंड कीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे क्या है कि ये ए कैप डॉट बी कैप का, आई मीन ए कैप क्रॉस बी कैप का मैग्नीट्यूड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो होता है आपका ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है ना। लेकिन जब इसका मॉड ले लेंगे तो ये आपका ए बी साइन थीटा के ही बराबर हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पे ए कैप क्रॉस बी कैप रहे, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा ए कैप का मॉड बी कैप का मॉड और इनके बीच का एंगल दैट इज साइन थीटा। ए कैप जो है, ए कैप का मॉड किसके बराबर होगा? 1 के। बी कैप का मॉड 1 के, और ये आपका किसके बराबर हुआ? साइन थीटा के। सो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? ए क्रॉस बी का जो ए कैप क्रॉस बी कैप का जो मॉड होगा वो किसके बराबर होगा? साइन थीटा के। सो इट इज नॉट दिस वन, इट इज दिस वन। ओके, अगर ये ऑफकोर्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है तो यहाँ पे आप ए बी साइन थीटा लिखते हैं, लेकिन ए कैप क्रॉस बी कैप का मॉड लेना है, इट इज जस्ट साइन थीटा, क्योंकि ए कैप का जो मॉड होगा, ए कैप का मॉड का क्या मतलब हुआ कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, इफ आर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे वेक्टर है, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस, अगर एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, तो यहाँ पे आर कैप जो होगा या यहाँ पे आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, राइट? ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, गिवन क्या है? गिवन है r इज इक्वल टू ए प्लस बी। दोनों का अगर स्क्वायर आप ले लें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा? इट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये यानी कि ये भी आर स्क्वायर है और ये भी आर स्क्वायर है, इसका मतलब इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो इसको यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। मतलब मैंने क्या किया, जस्ट ये चूंकि आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फिर आपके पास क्या बचेगा? इट इज़ 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 2ab के बराबर होगा, और 2ab से 2ab भी कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, राइट? तो थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो 0 डिग्री। और यहाँ पे देखिए हमने तो ये एक प्रोसीजर से कर लिया, लेकिन इसको इवन डायरेक्ट भी आप देख सकते हो कि ये जो है वो किसी भी वेक्टर का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है। अगर r इज इक्वल टू ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का ये जो है ये जस्ट मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया गया है। जैसे एक वेक्टर आपके पास है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और दूसरा वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड अगर आपके पास 3 है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा उसका जो रिजल्टेंट का वो कितना मिलेगा? इट इज 2 + 3 दैट इज 5। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, तभी जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? उनके बीच का एंगल एक्चुअली 0 डिग्री हो जाएगा। सो तो आंसर ये है, ठीक है? तो अगर आपको जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप जस्ट 2-3 सेकेंड 5 सेकेंड स्पेंड करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा और डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हो, क्योंकि वो उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको करके भी दिखा दिया। नाउ प्रॉब्लम नंबर 15 अगर हम बात करें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा वेक्टर दिस
इज परपेंडिकुलर टू दिस, यानी कि ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा कि तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो जस्ट परपेंडिकुलर वाला कंडीशन, यानी कि ए वेक्टर अगर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज ए डॉट बी जो होगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 2i प्लस 3j। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ए वेक्टर जो होगा 2i प्लस 3j डॉट बी वेक्टर क्या है 3i प्लस लैम्डा के बराबर है, और ये जो है आपका 0 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा 6। तो जस्ट इसका डॉट प्रोडक्ट देखिए, इसमें ऑफकोर्स i और ये k का भी आएगा, लेकिन i डॉट k जो होगा वो 0 होगा क्योंकि उस वक्त थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। ये सारा का सारा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो जस्ट मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे 2 इंटू 3 दैट इज 6, और ये कितना हो जाएगा 3 लैम्डा के बराबर दैट इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 3 लैम्डा इज इक्वल टू 6, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू ऑफकोर्स -6, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज -2। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि लैम्डा की वैल्यू जब -2 होगी तभी जो है ये दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, ये आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख लीजिए आप। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट इन विच ए वेक्टर कैन बी स्प्लिटेड। ये एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यहाँ पे किसी भी वेक्टर को पूछ रहा है कि इसका कंपोनेंट आप कितना मैक्सिमम ब्रेक कर सकते हो, कितने कंपोनेंट में। तो आप देखिए, अगर वो वेक्टर 1D होगा तो उसका केवल एक ही कंपोनेंट होगा, अगर वो वेक्टर 2D होगा तो उसका 2 कंपोनेंट होगा, अगर वेक्टर 3D हुआ तो 3 कंपोनेंट होगा, वेक्टर 4D होगा तो 4 कंपोनेंट, 5D होगा तो 5 कंपोनेंट। इसी तरीके से अगर आप जाते जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर के कई कंपोनेंट हो सकते हैं, दैट मीन्स इनफाइनाइट कंपोनेंट भी हो सकते हैं। अगर वेक्टर का डायमेंशन डिफाइन नहीं किया गया है तो उसके इनफाइनाइट कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट इन विच ए वेक्टर कैन बी स्प्लिटेड, दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा पूछता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए कंपोनेंट फॉर ए 3 डायमेंशनल वेक्टर विच कैन बी स्प्लिटेड, तो क्या होता है 3 डायमेंशनल वेक्टर पूछ रहा है तो उसका जो मैक्सिमम कंपोनेंट होगा ब्रेक करने का वो कितना होगा, 3 कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे आंसर एक्चुअली 3 होता है। लेकिन जब ये उस वक्त पूछता तो कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए 3 डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है, तो ये उस केस में ऐसा हो जाता है। यहाँ पे अब प्रॉब्लम नंबर 17 देखते हैं कि 2 वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो कौन सा सही होगा, तो ये गिवन है राइट, मतलब क्या गिवन है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये गिवन है। अच्छा एक काम कीजिए, यहाँ से देखिए, ये इसको b वेक्टर को इधर लेके आते हैं और a को उधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा b वेक्टर माइनस माइनस प्लस b वेक्टर दैट इज a वेक्टर माइनस a वेक्टर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस a वेक्टर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक्चुअली 0 नहीं होगा, ये नल वेक्टर होगा क्योंकि यहाँ पे आपका वेक्टर है और वेक्टर जो है इक्वल जो होगा वो हमेशा वेक्टर के बराबर ही इक्वल होगा। मतलब अगर लेफ्ट साइड में आपका वेक्टर है तो राइट साइड में भी वेक्टर ही होना चाहिए। तो a वेक्टर माइनस a वेक्टर एक्चुअली वो नल वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 0 के बराबर नहीं है इसलिए b जो होगा वो 0 के बराबर होगा, इट इज़ ए नल वेक्टर। तो b जो होगा वो कितना बराबर हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 0 है और डायरेक्शन अनडिफाइंड है, तो b इज इक्वल टू 0 ही आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ अच्छा ये क्वेश्चन एक्चुअली AMU में पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है वो AMU का है। प्रॉब्लम नंबर 18 है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द 2 वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स is equal to the magnitude of the difference of the vectors, right। तो मतलब ये कैसा पूछा गया कि sum of the vectors का जो magnitude है, मतलब ऐसा if the magnitude of sum of the vectors is equal to the magnitude of difference of the vectors, मतलब ये है given, तो angle between the vectors क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर दिया था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, तो चूंकि मैग्नीट्यूड दिया है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्या होगा, अगर इन दोनों के बीच का a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab कॉस ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे इस बार आपका ये बीच में माइनस साइन आ गया, ठीक। अच्छा फिर उसके बाद से दोनों का अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये जो क्वांटिटी होगी वो हट जाएगी या नहीं हटेगी, हट जाएगा। तो a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो गया,
2ab को इधर करके पकड़ के लेके आ जाओ, उसका कान पकड़ के लेके इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा, चूंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा इधर, इसका मतलब 4ab cos थीटा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। और ये 4ab मतलब अगर वो नॉन जीरो वेक्टर्स है तो 4ab तो 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब दिस इंप्लाइज cos थीटा वो 0 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये एंगल सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है कि प्रॉब्लम नंबर 19, इफ ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट दिस टू पॉइंट दिस इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी। तो पार्टिकल जो है आपका कहाँ से मूव कर रहा है 2 3 5 से, और आपका कहाँ पे मूव कर रहा है, इट इज़ 3 4 5, और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, तो मेरे ख्याल से कोई समस्या ही नहीं है, ये आपका 2 3 5 है या आपका 3 4 5 है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे निकालते थे, हम तो मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब जो हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ से यहाँ आप जा रहे हो, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये x है, ये y है और ये z कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x1 ऐसा होता है एक्चुअली x2 माइनस x1 इंटू आई कैप। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। सो व्हाट इज दिस, इट इज x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस 2 इंटू आई प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू जे प्लस 5 माइनस 5 इंटू के। इसका मतलब ये 5 माइनस के ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आपका जे, राइट, आई प्लस जे देख सकते हैं आप, सो आई प्लस जे, सो दैट इज 3। ओके, ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद से हम इसको मिटा करके फिर से थोड़ा सा देखते हैं, देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम 20 है, टू वेक्टर्स a एंड b हैव कंपोनेंट्स ax ay az bx by bz रिस्पेक्टिवली, इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर अगर 0 होगा तो कौन सा पॉसिबल है, तो देखिए ये उसके कंपोनेंट दिया हुआ है, कंपोनेंट दिया हुआ है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि a वेक्टर को हम लिख सकते हैं इट इज axi प्लस ayj प्लस azk, लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता इसको, ठीक है। और बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, यानी कि बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, इसको लिखा जा सकता है, राइट। सो नाउ अब देखिए यहाँ पे कि ये हमें क्या पूछ रहा है कि इट इज ए प्लस बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा जस्ट इसी को ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ए एक्स का इसमें ऐड करेंगे, आई कॉमन कर लेंगे, ए वाई को इसमें ऐड करेंगे, जे कॉमन कर लेंगे, ए जेड इसमें ऐड करेंगे जस्ट, तो क्या हो जाएगा ये, इट इज ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे प्लस ए जेड प्लस बी जेड इंटू के। और ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि e प्लस बी जो है 0 है, इसका मतलब ये जो है आपका 0 वेक्टर के बराबर है, और 0 वेक्टर के बराबर होने का मतलब क्या हुआ, इसको आप ये लिख सकते हो 0i प्लस 0j प्लस 0k वेक्टर लिख सकते हैं आप इसको। और फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, ये चीज़ें जब आपका इसके बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होगा वो भी 0 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो ax प्लस bx जो है वो 0 के बराबर हुआ, और ay प्लस by ये 0 होगा, और az प्लस bz ये आपका 0 के बराबर हुआ। इसका मतलब ax इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, ay इज इक्वल टू माइनस बी वाई एंड az इज इक्वल टू माइनस बी जेड। तो इसमें से देख लीजिए कौन ऑप्शन सही है, ax इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, इसका मतलब इसमें से तीनों में से नहीं है, इसका मतलब ax माइनस बी एक्स, ay माइनस बी वाई, z दिस, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअली ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपने जेई का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद से हमारा प्रॉब्लम नंबर 21 है, टू फोर्सेस 3 न्यूटन 2 न्यूटन आर एट थीटा एंगल सच दैट द रिजल्टेंट इज आर। 2 न्यूटन और 3 न्यूटन का जो रिजल्टेंट है उनके बीच का ऑफकोर्स एंगल थीटा है, लेकिन उनके बीच का जो उनका रिजल्टेंट है वो आर है। द फर्स्ट फोर्स इज नाउ इंक्रीज टू 6 न्यूटन एंड द रिजल्टेंट बिकम, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, हाँ रिजल्टेंट जो हो रहा है वो 2 न्यूटन के बराबर हो जा रहा है। द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ठीक, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मान लेते हैं कि हमारा ये 2 न्यूटन का एक फोर्स है इस डायरेक्शन में, और फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 न्यूटन का जो फोर्स है हम मान लेते हैं कि यहाँ पे लगा देते हैं, ये आपका 2 न्यूटन है,
ऑफ कोर्स थोड़ा मैग्नीट्यूड को छोटा ही रखना चाहिए। ये आपका 3 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, कोई समस्या है? और बोल रहा है कि द फर्स्ट फोर्स इज नाउ इंक्रीज टू 6 न्यूटन। 3 न्यूटन से बढ़ा करके हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको 6 न्यूटन कर दिया। ठीक, तो 6 न्यूटन करने का मतलब यानी कि आपने क्या किया, इसको बढ़ा करके हमने जो है 6 न्यूटन कर दिया, यानी कि अब जो है ये फोर्स कितना हो जाएगा, ये 6 न्यूटन हो गया। तो बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट हो रहा है वो 2r के बराबर होगा। तो देखिए, जब एक चीज़ याद रखना है कि जब यहाँ पे ये आपका 2 न्यूटन और 3 न्यूटन था, तो लेट अस कंसीडर इसका जो रिजल्टेंट होगा ऑफ कोर्स स्लाइटली थोड़ा सा 3 न्यूटन की तरफ जाएगा, 3 न्यूटन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के बीच का रिजल्टेंट है। ठीक है, अब जो होगा कि 2 न्यूटन और यहाँ पे जब इसको आपने 6 न्यूटन कर दिया, तो उस वक्त जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, वो हमेशा 6 न्यूटन की तरफ झुका रहेगा। इसका मतलब ये कुछ मिला करके ये आपका इस तरीके से जाने वाला है। ठीक है, ये ऐसा जाएगा। तो ये जो हो रहा है वो बोल रहा है कि इट इज 2r वेक्टर, राइट, यही ना, इट इज 2r। जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो 2r है और जो आपका इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये 2 और 3 न्यूटन का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो आपका r है। ठीक, ये हो रहा है। तो पूछ रहा है कि वही कि 2 और 3 न्यूटन के बीच का मतलब जो इनिशियल फोर्सेस है उनके बीच का एंगल कितना होगा। तो आप देखिए, एक चीज याद रखना है कि इसमें कि 2 न्यूटन था या 3 न्यूटन था, उनके बीच में जो एंगल था, अगर ये 3 न्यूटन को आपने 6 न्यूटन कर दिया तो भी एंगल चेंज नहीं हुआ, एंगल एक्चुअली वही है। ठीक है, रिजल्टेंट एक्चुअली चेंज हो जाएगा, रिजल्टेंट का इवन एंगल भी चेंज हो जाएगा दोनों वेक्टर से, और पहले वाले का जो रिजल्टेंट होगा 2 न्यूटन के साथ में वो फिर इवन पहले वाले का जो जो पहला वाला रिजल्टेंट हुआ वो 2 न्यूटन से जो एंगल बनाएगा, अब वही एंगल चेंज हो जाएगा क्योंकि ये रिजल्टेंट आपका चेंज हो गया है। ठीक है, तो हम दोनों ही केस में बात कर लें तो इसका मतलब अगर आपका 2 न्यूटन था और 3 न्यूटन था तो रिजल्टेंट अगर r है तो उसका बेसिकली हमारा फॉर्मूला पता है कि r² इज इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस b² प्लस y cos थीटा। सो दैट इज a² कितना हो जाएगा, इट इज 2² प्लस कितना हो जाएगा 3² प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2, राइट, ऐसा। और ये हो जाएगा, मान लेते हैं कि cos ऑफ थीटा, मान लेते हैं उनके बीच का जो एंगल है हमने मान लिया ऑलरेडी थीटा है। तो ये जो r² होगा वो किसके बराबर होगा, 4 प्लस 9 प्लस 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा आपका cos ऑफ थीटा, राइट। तो इसकी वैल्यू आप बोल सकते हो कि ये हो जाएगा 13 प्लस 12 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से अब सेकंड में अगर आपने 3 को 6 कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट 2r हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये सेकंड जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 2² प्लस 6² प्लस 2 इंटू 2 इंटू 6 और ये जो होगा वो cos थीटा के बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4r² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 36। तो 36 और 4 जो होगा वो 40 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा आपका cos थीटा, होगा या नहीं होगा। अब देखिए कि r² की जगह पे क्या हम 13 प्लस 12 cos थीटा रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, मतलब कौन सा, ये वाला जो इक्वेशन है और ये वाला जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को जरा सा हम सॉल्व करें तो 4r² की जगह पे हम क्या रखेंगे, 13 प्लस 12 cos ऑफ थीटा। मैंने क्या किया, जस्ट r², यही एक्चुअली r² के बराबर है, r² की वैल्यू यहाँ रख दिया, तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 24 cos ऑफ थीटा के बराबर हुआ। तो कितना हो जाएगा ये, जैसा देखिए 13 मल्टीप्लाइड बाई 4 52 और ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा आपका cos ऑफ थीटा, दैट इज कितना हो जाएगा ये 40 प्लस 24 cos थीटा। अब क्या करेंगे, इस 24 cos थीटा को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 52 को आप उधर लेकर के जाइए, तो क्या हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा जरा से यहाँ बात कर लेते हैं। तो 48 cos थीटा माइनस 24 cos थीटा, दैट मीन्स 24 cos थीटा के बराबर होगा या नहीं होगा। 48 cos थीटा माइनस 24 cos थीटा, दैट इज 24 cos थीटा। फिर उसके बाद से 40 माइनस 52 यहाँ पे जाएगा, 40 माइनस 52, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ 24 cos थीटा को इधर लेके आ रहा हूँ, 52 को उधर लेकर के गया, ठीक है। तो 52 यहाँ पे हो गया और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा 24 cos थीटा। सो दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू -12/24 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। सो दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, राइट। सो थीटा की वैल्यू जो होगा 120 डिग्री और ये भी जो है जेई का प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है।
सो नाउ अब हम बात करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम नंबर 22 है, व्हाट इज दैट, फाइंड a प्लस बी एंड a माइनस बी व्हेन a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन a एंड b एंड a प्लस b वेक्टर। तो यहाँ पे क्या करना है कि फाइंड a प्लस बी एंड a माइनस बी निकालना है, ठीक है। तो पहले a प्लस बी आप देखो, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये आप जस्ट इन दोनों वेक्टर को ऐड कर देंगे, तो 2 इसमें ऐड करेंगे दैट इज 3i, और 3j को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5j, और इसका जब हम मॉड ले लेंगे मॉड ऑफ a प्लस बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन्हीं वेक्टर का यही वेक्टर है, मॉड लेना है, मॉड ऑफ क्या हो जाएगा दैट इज ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, मतलब कंपोनेंट का स्क्वायर कर देना है, तो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 9 प्लस 25, और कितना होगा ये 34 स्क्वायर रूट ऑफ 34, और फिर उसके बाद से a माइनस बी पूछ रहा है, तो a माइनस बी किसके बराबर होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, i प्लस j हो जाएगा, और ये अगर मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर करें तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। कोई दिक्कत है क्या। तो हाँ, अब दूसरा वाला क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच का एंगल कितना होगा। तो a और b के बीच का एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो a वेक्टर दिया है, b वेक्टर दिया है, तो a और b के बीच का जो एंगल होगा, अगर हम a डॉट b ले लें तो a डॉट b इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा a डॉट b डिवाइडेड बाई ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हीं दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। अच्छा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 का यहाँ पे करेंगे 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई ए बी मतलब क्या है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, मॉड ऑफ a किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9, कितना हो जाएगा, आई मीन 4 प्लस 9, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 ये होगा a का, और b का स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, राइट होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 65 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लीज़ आप देख लीजिए, तो ये यहाँ पे जो कॉस थीटा हो जाएगा ये इसके बराबर, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8 बाई अंडर रूट 65 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। अब दूसरा सिमिलरली प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि ए वेक्टर एंड ए प्लस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। तो अब देखिए कि ए वेक्टर और ए प्लस बी वेक्टर के बीच का, तो इस बार जो पूछा हुआ है, देखिए ए वेक्टर ये लेना है और ए प्लस बी वेक्टर ये लेना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और ए प्लस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि वो अल्फा एंगल है, सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर, ठीक, ए वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर, फिर उसके बाद से डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, राइट। तो चूंकि डॉट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ए डॉट ए जो होगा वो आपका ए डॉट ए किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जस्ट मैग्नीट्यूड। तो हम वैसे करके हम थीटा की वैल्यू या जो अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम नंबर हम 23 की बात करते हैं, इसको प्लीज़ आप ट्राई कीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है प्रॉब्लम ये सब। कि प्रॉब्लम नंबर 23 क्या है, इसको जस्ट मैं एक होमवर्क टाइप का दे देता हूँ, ये वाला जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला पार्ट को मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है, ओके। प्रॉब्लम नंबर 23 के बाद अगर हम करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड्स 3 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। एक्चुअली ये मैंने देखा है कि अक्सर ये प्रॉब्लम्स को हमेशा मतलब जो है पूछते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। एक्चुअली वेक्टर का जो बहुत ही बेसिक जो आपका एडिशन होता है उस पर ही बेस्ड प्रॉब्लम है, कि कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन हो 3 न्यूटन हो, उसका ज़रूरी नहीं है कि जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हो वो 2 + 3 के बराबर हो। वेक्टर में 2 और 3 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5 ऐसा होता है, क्योंकि 2 जो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, 3 है, मतलब कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, और उसको जब आप ऐड करते हैं तो उनके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो कितना होगा, यानी कि मैक्सिमम जो होगा वो होगा आपका 2 + 3, और मिनिमम कितना हो जाएगा 2 - 3 का मॉड। सो दैट मीन्स मिनिमम जो होगा, अगर आपके पास कोई ए वेक्टर और बी वेक्टर है, उसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा दिस इज जस्ट ए + बी, और मिनिमम जो होगा वो मॉड ऑफ ए - बी के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। तो मतलब मॉड इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमेशा वो जो मॉडुलस वैल्यू होती है उसको हम कंसीडर करते हैं।
तो यहाँ पे देखें कि एकदम बिल्कुल सिंपल हो जाएगा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड्स 3 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। तो आपका देखिए 3 न्यूटन है और 7 न्यूटन है, तो इसका जो पॉसिबल जो मैग्नीट्यूड्स होगा वो क्या होगा, आपका 7 - 3 और 7 + 3 के बीच में ही होगा। इसका मतलब 7 - 3 कितना होगा, आपका 4 हुआ, और 7 + 3 कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। यानी कि आपका 4 और 10 के बीच में होगा, 4 और 10 के बीच में होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल कौन सा नहीं है। इसका मतलब 4 और 10 के बीच में जितना भी वैल्यू होगा, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग 4 एंड 10, वो सभी पॉसिबल होगा। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 10, सबसे मिनिमम एक्चुअली इसका 4 होगा, लेकिन बिल्कुल पॉसिबल होगा। लेकिन कौन सा, देखिए इसका मतलब इसका मतलब कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली आप देख सकते हैं कि कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये 3 वाला पॉसिबल नहीं होगा, और ये ऑफ कोर्स 3 वाला पॉसिबल नहीं होगा, 5 वाला पॉसिबल होगा, इवन 9 वाला, और इवन 7 और 3 जो होगा ऑफ कोर्स 10 है। इसका मतलब 11 वाला भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऑफ कोर्स मैंने शायद वो यहाँ पे मतलब कुछ और 10 भी हो सकता था। तो यहाँ पे ठीक है, जैसा भी लिखा हुआ है, तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि आपका ये देखेंगे कि इसमें 3 और ये जो 11 है वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है। तो हमने उससे हमने देखा, और फिर उसके बाद से यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि फॉलोइंग प्रॉब्लम टू P23 जो हमारा प्रॉब्लम है, विच इज पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, कौन सा इसमें पॉसिबल मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 4 और 10 हुआ, 4 और 10 में कौन सा पॉसिबल है, यानी कि 4 और 10 के बीच में जो हो, तो देखिए 2 नहीं है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, और ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, और ये तो केवल जो होगा 7 वो पॉसिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हमारा ये आज का यहाँ तक रहेगा। हमारा प्रॉब्लम का जो 24 प्रॉब्लम हम लोगों ने किया। ऑफ कोर्स ये मिसलेनियस है, कहीं का भी कहीं से भी मैंने उठा के रखा है, जस्ट उसका रीज़न मैंने ऑलरेडी बताया कि क्यों ऐसा किया है। तो हमारा नेक्स्ट वाला जो होगा वो आपका लास्ट पार्ट होगा वेक्टर सीरीज़ का। सो दैट्स इट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।